नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस समय चल रहा है और आज विधानसभा के अंदर सीएम मनोहर लाल ने गिरदावरी और मुआवजे को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी 2021 फसल की गिरदावरी 28 फरवरी तक संपन्न हो चुकी है और इसके बाद भी जिन क्षेत्रों में किसानों का नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों में 1 मार्च को स्पेशल गिरदावरी होगी और अभी जो मुआवजा दिया गया है वो खरीफ 2021 का मुआवजा है। मैं ये माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में रबी 21-22 की फसल चल रही है और ये रबी 21-22 का मुआवजा नहीं है। रबी 21-22 का तो अब गिरदावरी चल रही है और 28 फरवरी तक उसका टाइम खत्म हुआ है। रेगुलर जो गिरदावरी होती है फरवरी के महीने में होती है। अब 28 फरवरी को रेगुलर गिरदावरी खत्म हुई है। इसके बाद भी जिन गांवों में नुकसान हुआ है तो अब स्पेशल गिरदावरी इसकी होगी, लेकिन ये मुआवजा जो है इस साल का नहीं है। ये मुआवजा तो जब गिरदावरी पूरी हो जाएगी, फसल जब उसमें कटेगी, ये उसके बाद ही क्लियर होता तब जाके मिलेगा। अभी तो खरीफ 2021 का है और खरीफ 2021 की आज कोई कहे कि स्पेशल गिरदावरी करो, कोई अर्थ नहीं है। वो तो गिरदावरी जिस समय होनी थी उस समय हो गई। आज तो ये गेहूं और चने का जो इस समय की सरसों की जो गिरदावरी है वो 28 को खत्म हुई है। 28 के बाद 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी का प्रावधान शुरू होता है। स्पेशल गिरदावरी अब जो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र में गन्नौर से विधायक निर्मल रानी और एनआईटी फरीदाबाद से विधायक पंडित नीरज शर्मा को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल की उपस्थिति में इन दोनों विधायकों को पुरस्कृत किया। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि का चेक, शॉल, शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा विधानसभा की श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए श्रीमती निर्मल रानी विधायक एवं पंडित नीरज शर्मा विधायक को श्रेष्ठ विधायक चुना गया है। मेरी तरफ से तथा सदन के सभी सदस्यों की तरफ से दोनों विधायकों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं समिति के सदस्यों, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कंवरपाल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और श्री रणवीर गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे यहां आकर दोनों विधायकों श्रीमती निर्मल रानी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आगे जाकर उन्होंने कई सारी योजनाओं की जानकारी दी। इसी के साथ में आपको बता दें कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक की और उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं उन सभी को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ में उन्होंने कई योजनाओं को लेकर भी बैठक की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंडियों का मुद्दा उठा, जिसका जवाब देते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गोहला विधानसभा क्षेत्र में चीका मंडी के क्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि चीका में 2 मंडी हैं। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त अनाज मंडी मौजूदा अनाज मंडी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका निर्माण 41.45 एकड़ भूमि पर साल 2011 में किया गया था। मंडी में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जैसे कि 4 सार्वजनिक फंड और इसी के साथ में 9 व्यक्तिगत फंड, 4 शेड समेत कई अन्य व्यवस्थाएं भी प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस मंडी में कुल 266 दुकानें हैं, जिनमें से 44 बिक चुकी हैं और 222 बिक्री के लिए अभी बाकी हैं।
चीका के अंदर 2 मंडी हैं। जो नई मंडी बनाई है वो 41.45 एकड़ के अंदर है और इसके अंदर हमने 266 दुकान बनाई है, जिसमें से सिर्फ 44 दुकान बिकी है। 222 दुकान अभी बिकी नहीं है। छोटे बूथ हमने बनाए इसमें 96, 18 बिके हुए हैं, 78 नहीं बिके हैं। तो अभी ये जो मंडी हमने बनाई 44 एकड़ में वो आबाद नहीं हुई है। ये सही है कि चीका के अंदर धान उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन चीका इस गोला चीका कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सब यार्ड हैं 2। रामथली का है 20 किलोमीटर पर, अरनौली का पहले बंद पड़ा था उसको हमने चालू करवाना है इस बार। 10 एकड़ में वो है। 20 एकड़ सब यार्ड भागल का 11 किलोमीटर है। परचेज सेंटर कांगथली का 10 किलोमीटर पे है। परचेज सेंटर 12 किलोमीटर पे है। ग्रोथ का व्योपार का 10 किलोमीटर पे है। परचेज सेंटर कंबारी का 14 किलोमीटर पे है। परचेज सेंटर भूसला का 14 किलोमीटर पे है। 9 परचेज सेंटर आसपास में हैं। व्यवस्था हमारी पूरी है, लेकिन हमने एक मंडी बना दी, उसकी वो अगर हमें पैसा रियलाइज नहीं हो रहा हमारी दुकान। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है और सत्र में शामिल होने से पहले कांग्रेस विधायक गीता भुक्कड़ ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दे उठाए। हम जानेंगे, हमारे साथ इस समय वरिष्ठ सदस्य है गीता भुक्कड़ हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं। उनकी राय जानेंगे कि वे राज्यपाल के अभिभाषण को किस तरह से लेती हैं। नमस्कार मैम। मैम ये बताएं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है, पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस सब पर? सरकार के कार्य होते हैं, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार हर फील्ड में पूरी तरह से फेल हुई है। तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स जो है सरकार गिनाने में नहीं कामयाब रही है। इसमें सबसे ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण जो नजर आता है, इन्होंने कहा हमारे मैनिफेस्टो में मेडिकल एजुकेशन हर जिले में खोलने की बात थी। मेडिकल एजुकेशन अगर आज हमारे हर जिले में कॉलेजेस खुल गए होते तो कम से कम 2000 से ज्यादा बच्चे, तो जो आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे यूक्रेन में, नहीं फंसे होते। अगर अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा हम उनको बच्चों को दे पाए, सबसे जरूरी ये है। नर्सिंग कॉलेज हर जिले में खोलने की बात है, उस पर एक विचार किया जाए। हमारा किसान अन्नदाता जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी। इसमें बीबीएमबी में हमारा मेंबर जो हमेशा से होता था, हरियाणा के हकों, पानी का जो हमारा हक है, जो हमारी लाइफलाइन है, उसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमेशा से ये चर्चा की कि हमारा मेंबर वहां पर नहीं है। अब तो हमें पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और सरकार जो है केवल मूक दर्शक बनकर उसको देख रही है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। स्कूल बहुत लंबे समय के बाद, करीबन 2 साल के बाद खुले हैं। बच्चों के लिए किताबें छपकर नहीं आई, उनको ना लैपटॉप मिले, ना आईपैड मिले, ना किताबें मिली, ना बैठने के लिए बेंचेस मिले, ना अच्छा भोजन उनको मिल रहा है। तो कोई ना कोई विजन सरकार इसमें जरूर दिखाए। अच्छी बात है कि आप अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम आदर करते हैं भगवान श्री राम जी का, लेकिन शिक्षा के मंदिरों में भी सरकार को पूरी तरह से गंभीरता से कार्य करने चाहिए थे। ये बताएं कि क्योंकि ये बजट सत्र है, बजट आना है, किस तरह के बजट की आप उम्मीद करती हैं? देखिए, उम्मीद तो हम ये करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, बड़ी चर्चा उन्होंने की है, चिंतन मंथन बैठकें की हैं, एक अच्छा जनहित का बजट आए, ऐसी हम कामना करते हैं। महंगाई से उसमें सबको निजात मिले। पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस महंगी हो गई है, खाने का तेल महंगा हो गया है, दालें और सब्जियां महंगी हो गई हैं। कहीं ना कहीं सरकार उसमें सब्सिडी देने का काम करे। जो महंगाई जो है चरम सीमा पर पेट्रोल डीजल की वजह से हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं छूट मिले। कम से कम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आप उसमें देने की बात करें। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता आप जरूर देने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री बंद होने की वजह से हमारा युवा जो है बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गया है। जिनको रोजगार मिला भी था, उनके भी रोजगार छिन गए हैं। तो सरकार सबसे पहला बजटरी प्रोविजन स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कम इंटरेस्ट पे जो है लोन देने का काम करे या सब्सिडी देने का काम करे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम देने का सरकार काम करे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको रोजगार जो उनके हैं उनको बढ़ाने का काम करे। अच्छे शिक्षण संस्थानों में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चलाने का काम करे। और हम समझते हैं कि बजट में खास तौर से जो शिक्षण संस्थान है उस पर सरकार पूरा का पूरा जो है ध्यान देने की काम करे। ये बताएं कि आपने कितने सवाल और कॉलिंग अटेंशन है या एडजर्नमेंट मोशन है या प्राइवेट मेंबर बिल जो लाया जा रहा है, उसमें आपने कितने ऐसे दिए हैं? क्या प्राइवेट मेंबर बिल भी आपने कोई दिया है? बिल्कुल, मैंने नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन जो है बेसहारा आवारा पशुओं का दिया था और मेरा ये एक्सेप्ट भी हुआ है कि जो हमारे गाय हैं, गौसांड हैं
या जो नील गाय हैं, बंदर है, उनकी वजह से बहुत ज्यादा जान माल का लगातार नुकसान हो रहा है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं और तमाम सरकार ने टेंडर भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो जो दुधारू पशु नहीं है उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उनकी भी दुर्गति हो रही है, वो कूड़े के ढेर को खा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक प्राइवेट मैंने रिजोल्यूशन दिया था जो कि एक्सेप्ट हुआ है। इसके अलावा हमने जो है बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन, डाडम घोटाला जो माइनिंग का हुआ है उस पर हमने दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट पर हमने दिया है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स बहनें हैं उन पर हमने दिया है, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है उस पर हमने जो है कॉल अटेंशन मोशन दिया है। बेमौसमी बारिश की वजह से जो फसल की बर्बादी हुई है, क्या स्पेशल गिरदावरी करके सरकार उनको मुआवजा दे रही है, उस पर हमने देने का काम किया है। डेटोरेटिंग एजुकेशन सिस्टम इन हरियाणा पर दिया था जो कि इन्होंने रिजेक्ट करने का काम किया। डोमिसाइल को 15 साल से 5 साल करके खासतौर से सभी के हकों पर जो डाका लग रहा है, विशेष तौर से रिजर्वेशन पॉलिसी पर, उसको हमने दिया था जिसको कि सरकार ने रिजेक्ट करने का काम किया है। चरमराती हुई प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर भी हमने देने का काम किया है और आने वाले समय में हम और ज्यादा जो है विशेष तौर से जो यूक्रेन का मामला है, सरकार इसमें क्या स्टेप्स उठा रही है बच्चों को लाने के लिए, इस पर भी हम लोग दे रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार जो है गंभीरता से सदन के पटल पर तैयारी करके आए और उसका जवाब दे। शुक्रिया। तो ये हैं गीता बुक्कल जिन्होंने बताया कि कई कॉलिंग अटेंशन और सवाल, इसके साथ साथ एडजर्नमेंट मोशन और एक प्राइवेट रेजोल्यूशन आवारा पशुओं को लेकर उन्होंने विधानसभा सचिवालय में दिया है। उन्होंने हालांकि बताया कि कहीं उनके कॉलिंग अटेंशन है रिजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन ये एक विधानसभा के सचिवालय की जो एक अधिकार क्षेत्र है और इसके साथ साथ उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर भी अपनी राय व्यक्त की है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके तहत बीपीएल परिवारों समेत अन्य गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल करने का भी उन्होंने प्रस्ताव की बात कही। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम या फिर उसके बराबर है और 5 एकड़ से कम की भूमि है, उनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनिल विज ने कहा कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की संकल्पना की है, जो हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य को बदलने की क्षमता के साथ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि जिला सिरसा में अब तक कुल 4300 लोगों ने अपने नलकूप कनेक्शन के लिए राशि जमा करवा दी है, जिनमें से 2547 लोगों आवेदकों के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं और शेष 1753 प्रक्रिया में हैं, जिनको 30 जून तक जारी किए जाने की संभावना है। रणजीत सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 कंपनियां 5 साल की गारंटी के साथ सबमर्सिबल मोटर पंप सेट उपलब्ध करवाती हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। यूक्रेन से भारतीयों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से छात्र सकुशल घर लौट रहे हैं और इसी कड़ी में यूक्रेन से देर रात स्वदेश लौटी ईशिका भूटानी हरियाणा के अंबाला पहुंची, जहां पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने छात्रा का स्वागत किया। तो वहीं यूक्रेन से लौटी ईशिका भूटानी भी आज सुबह गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंची और इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया।
यूक्रेन से देश लौट रहे छात्रों की मदद के लिए हरियाणा सरकार की ओर से मुंबई एयरपोर्ट पर स्थापित किए गए हेल्प डेस्क ने हरियाणा के 9 छात्रों को रिसीव किया। हेल्प डेस्क ने सभी को 1000 रुपए कैश और हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली तक की एयर टिकट मुहैया करवाई। छात्रों ने हेल्प डेस्क पर मिली सहायता के लिए हरियाणा सरकार और इसी के साथ में खास तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। और आपको बता दें कि यूक्रेन संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रों की मदद करने के लिए दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित किया है। अंबाला के कई लंबे रूट की बस सेवाएं बहाल की गई हैं, जिनमें से अंबाला से कटरा तक की बस सेवा बहाल करने से अंबाला वासियों को राहत मिली है। अंबाला से कटरा को चलने वाली बस के परिचालक का कहना है कि ये बस अंबाला से चलकर राजपुरा, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट होती हुई जम्मू और कटरा रुकेगी, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। वहीं रोडवेज को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। हमारी गाड़ी यहाँ से अंबाला से जम्मू और जम्मू से कटरा जा रही है। ये कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, जो ये सर्विस अब पुनः शुरुआत की गई है। इससे सवारियों को भी बड़ी राहत मिली है और रिलीफ मिली है, और इससे आने वाले पैसेंजर जो भी वहाँ से भी आते हैं वो भी फुल आते हैं और यहाँ से भी बढ़िया जाते हैं। इससे हमारे को भी है, जो सवारी परेशान होती थी भी, यहाँ से जम्मू की गाड़ी नहीं मिलती थी, कभी यहाँ से जलंधर जाते थे, कभी लुधियाना से लेते थे, तो इससे अब जो सवारियों को सुविधा मिल रही है, यहाँ से सीधे वो जम्मू कटरा जा रहे हैं। मैं अजीत सिंह, संस्थान प्रबंधक, अम्बाला कैंट बस स्टैंड। हमने कोरोना काल के बाद कटरा के लिए बस शुरू कर दी है। पहले दिल्ली से तो आती थी दूसरे डिपोओं की, अब हमने हमारे अम्बाला डिपो की बस यहाँ से कटरा के लिए शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को तो फ़ायदा होगा, साथ में विभाग को भी आर्थिक फ़ायदा होगा। ये कोरोना काल से बस बंद थी, यात्रियों की डिमांड आ रही थी। हरियाणा महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की तरफ से महिलाओं का मनोबल बढ़ाने और समाज में अच्छे कार्यों के बलबूते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए जाने का उद्देश्य लेकर गुरुवार को झज्जर के जहारा बाग स्टेडियम में महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आंगनबाड़ी वर्करों के अलावा झज्जर खंड की अनेक महिलाओं ने शिरकत की। प्रतियोगिता में महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एसडीएम शिखा ने मुख्य रूप से शिरकत की। प्रतियोगिता में मटका दौड़ के साथ ही अन्य कई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। का कार्यक्रम था, खेलकूद प्रतियोगिता थी, आप भी आए, महिलाओं को भी जागरूक किया आपने। जी, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहे। आज एक लोग हमारी प्रतियोगिता की बड़ा ही अच्छा लगता है, हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती है और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है। इससे मनोबल बढ़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य की और जागरूकता जो है वो बढ़ती है। बेटी बचाओ को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये बेटी बचाओ के अभियान के तहत ही जो है हमारा आईईसी के तहत ये एक्टिविटी आप इससे मानेंगे कि हम महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उनको हमें बात करते पता लगता है कि समाज में किस तरीके का है, कैसे उनको आगे बढ़ना है। और अगर गांव में किसी तरीके की उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला हो कि भ्रूण हत्या का या कोई ऐसा है, तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जो है शेयर कर सकते हैं। झज्जर जिले के लिंग अनुपात की बात करें तो हम कितना? झज्जर जिले का लिंग अनुपात पहले से जो है बीच में हमारा बहुत ही बढ़िया था। एक बार तो माननीय हमारी उपायुक्त सोनल गोयल जी के साथ हमने 920 तक का भी आंकड़ा टच किया है पिछले कुछ समय से। पंजाब के साथ लगते अंबाला जिले में अपराध और अपराधियों का वर्चस्व रहा है और हत्या, छीना झपटी और चोरी करके अपराधी साथ लगते पंजाब में चुप जाते हैं। लेकिन अब अंबाला में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी अंबाला जशनदीप रंधावा ने सख्त आदेश लागू किए हैं। पुलिस गश्त भी पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है और नशाखोरों पर, इसी के साथ में नशे पर लगाम कसने के लिए विभिन्न पुलिस स्क्वाड की तैनाती की गई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम पिछले साल अभी तक 7 मर्डर हुए थे, इस साल 4 मर्डर हुए हैं और बाकी भी हमारी चाहे रिकवरीज आप देखेंगे, हमने जितनी कमर्शियल क्वांटिटी के 6 केस मात्र 2 महीनों के अंदर हमने दर्ज किए हैं। अगर आप एक्साइज की बात करें तो 187 के मुकाबले 773 मुकदमे हमने दर्ज किए हैं।
तो हमने प्रिवेंटिव एक्शन जो है बड़े स्तर के ऊपर लिया, जिसके अंदर जो पुराने क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ भी हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया, एनएमटी मैपिंग की है, हॉटस्पॉट मैपिंग की है, ताकि जहाँ पे भी वारदात होती है वहाँ पे हम पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन ले और जल्दी उसका डिटेक्शन वो कर पाए। डेफिनेटली ये कई बार कुछ ऐसे सेंसेशनल केसेस हो जाते हैं। अंबाला छावनी की मूलचंद आईटीआई में प्रयास योजना से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग रखी, जहां पर उन्होंने अंबाला वासियों को नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर इनके साथ अंबाला छावनी सदर थाना के एसएचओ नरेश कुमार भी जुड़े। एसएचओ नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुहिम का उद्देश्य है कि हरियाणा को खासकर अंबाला को नशा मुक्त करना है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से हरियाणा की समस्त जनता को हरियाणा नारकोटिक के साथ ही टोल फ्री नंबर से अवगत करवाया और कहा कि वे इस टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं। आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपने हरियाणा को, खासकर अपने इस अंबाला कैंट शहर को नशा मुक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हरियाणा की समस्त जनता जो टोल फ्री नंबर 90-508 91-508 हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का टोल फ्री नंबर है, सूचना दे सकते हैं। और अंबाला कैंट की जनता से मैं अपील करता हूं कि वो हमारा भी एक टोल फ्री नंबर है और मेरा अपना खुद का पर्सनल नंबर है, सरकारी नंबर है 972999 0125 97-299 और 90-122। और जो हमारा अंबाला का टोल फ्री नंबर है, इसके नशा के बारे में वो भी हमने पहले सार्वजनिक किया हुआ है, तो उस पे भी हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दे सकते हैं। पिछले 1 वर्ष से पूरे हरियाणा प्रांत के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, चौराहे पर, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हम जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। पोस्त भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा। जो खाते हैं नशे की गोलियां वो सहते हैं जग की बोलियां। हम सब की एक ही मांग, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने ठाना है भारत को नशा मुक्त बनाना है। हम सभी ने ठाना है नशे के व्यापारियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना है। ये हमारा संदेश प्रत्येक स्थान तक जा रहा है और इसके लिए हमारे माननीय परम आदरणीय श्री कांत यादव साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 90-508 91-508। इस पर आप हमें 2 प्रकार की सूचनाएं दे सकते हैं। पहली, यदि कोई नशे का कारोबार करता है वो सूचना आप हमें दें। दूसरी, यदि कोई नशा छोड़ना चाहता है तो उसकी सूचना भी हमें दें। हमारे माननीय यादव साहब के नेतृत्व में अभी तक 17 युवा हरियाणा में नशा छोड़ करके सामान्य जीवन जीना आरंभ कर। बढ़ते नशे को रोकने के लिए यमुनानगर जिला पुलिस अधीक्षक हर संभव प्रयास कर रहे हैं और नशे के खिलाफ एक विशेष मुहिम भी पुलिस ने चलाई है। और इसी कड़ी में जिले में एक सही राह नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है और जिसके तहत समय समय पर नशे का कारोबार करने वालों पर धरपकड़ की जा रही है। और इसी उपलक्ष्य में यमुनानगर जिले में अब तक की स्मैक की सबसे बड़ी मात्रा के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने यूपी के जिला बरेली के रहने वाले आमिर खान को 310 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है और इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। कल ही हमने एक स्मैक की बड़ी खेप पकड़ी है जिसकी जो क्वांटिटी है वो 310 ग्राम है और ये अब तक यमुनानगर की जो स्मैक का सबसे बड़ा सीजन है आज तक का। तो ये 310 ग्राम स्मैक आमिर खान नाम का व्यक्ति है, ये पंधेरा जिला बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो इसको हमने कल नाकाबंदी करके कलानौर चौकी के पास से इसको गिरफ्तार किया है। मैं इसमें बता दूं कि ये जिस गांव का रहने वाला है पंधेरा, उस गांव में बरेली जिले में एक गांव पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो स्मैक को बनाने का काम करते हैं। तो ये एक पुलिस के लिए अच्छी उपलब्धि है। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आगे जिससे लेके आया था उनमें से कुछ वहीं के या आसपास के लोग हैं, उनको भी हम इस मामले में गिरफ्तार करें। इसका पूरा नेटवर्क समझने की कोशिश करें कि ये यमुनानगर में ये सप्लाई किस किस को देने के लिए आया था। तो अभी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं।
चरखी दादरी जिले के बाड्डा खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और इसी के साथ में वहां पर जिसके तहत ग्राम सचिव द्वारा बीडीपीओ के हस्ताक्षर करके 14 ग्राम पंचायत के खातों में गड़बड़ी की गई है और इसी के साथ में विकासखंड और पंचायत अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में बताया गया है कि ग्राम पंचायत का चार्ज लेकर खंड विकास और पंचायत अधिकारी की देखरेख में कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं अमित कुमार ग्राम सचिव ने खंड विकास और पंचायत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके 1,65,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। पहले यहाँ युद्धवीर सिंह बीडीपीओ थे, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया। एक पत्र उन्होंने हमारे पास भेजा है, उस पर FIR नंबर 55 दर्ज हो चुकी है और कल मौजूदा जो रोशनलाल जी बीडीपीओ हैं उन्होंने पत्र भेजा था, उस पर भी FIR नंबर 56 दर्ज हो चुकी है और नियमानुसार रिकॉर्ड लेके आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।